नमस्कार दर्शकों, मैं शुभ्रा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं आपके चहीते कार्यक्रम युव तरंग में। दर्शकों, यदि हम युवा पीढ़ी या फिर यंग जनरेशन की बात करें तो ये एक ऐसी जनरेशन है जो अपने बल, बुद्धि और विवेक के प्रदर्शन से अपने प्रांत और अपने देश का नाम कई जगह रोशन करते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक युवक से आपका परिचय करवाएंगे जिन्होंने कई बार ना केवल स्थानीय तौर पर बल्कि राष्ट्रीय लेवल में भी इन्होंने अपने आइलैंड्स का नाम रोशन किया है। सृजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी सृजन जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई और आप कहाँ पर जन्म लिया अपने, ये सब जानना चाहेंगे। मैं बॉर्न इधर ही हुआ हूँ जीवीपन में, एंड मेरा स्कूलिंग 1 to 10th सागरीतारा में हुआ है एंड 11th-12th मॉडल में हुआ है। सो मेरे पापा साइकिलिंग कोच हैं, जो ऑब्वियसली उसलिए मैं साइकिलिंग करता हूँ क्योंकि बचपन से ही मैं उनके साथ वेलोड्रोम जाता था। बचपन से ही मैं वेलोड्रोम जाता था एंड देखता था कि वो कैसे दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड वही बचपन से पापा लेके जाते थे वेलोड्रोम। वही देखते देखते बचपन से इतना इंटरेस्ट आ गया कि उसके बाद साइकिलिंग में ही इंटरेस्ट था कि करना तो यही है। राइट। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं JNDU बोल के यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, वहाँ मैं BA कर रहा हूँ 2nd ईयर एंड अभी यूनिवर्सिटी के लिए वहीं खेल रहा हूँ। तो जैसे कि आपने साइकिलिंग में कई बार हमारे आइलैंड्स को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी, रिप्रेजेंट तो पहला 2016 में किया था। ओके। जी, 2016 से शुरू हुआ था, बट मुझे पहला मेडल 2020 में खेलो इंडिया में मिला था टीम स्प्रिंट में, जो कि गुवाहाटी में हुआ था। एंड लेटेस्ट वाला 2022 में गुवाहाटी में ही सेम नेशनल में मिला था, नेशनल गेम्स, एंड देन नेशनल में मिला था 2022 में सिल्वर एंड सिल्वर दोनों ही टाइम में आपको सिल्वर मिला। बहुत ही बढ़िया। तो ये जो आपकी रुचि है साइकिलिंग में, आपने जैसे कि बताया आपके फादर के चलते आपने ये सारा कुछ स्टार्ट किया है। आपको साइकिलिंग में अगर कहा जाए, जब आप छोटे थे उस टाइम पे कैसी डिफिकल्टीज आती थी या फिर आप उन डिफिकल्टीज को कैसे ओवरकम करते थे? साइकिलिंग बचपन से ही बहुत डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि पहले तो पापा बैलेंस करने के लिए ना क्या करते थे कि जनरली बाकियों को साइड में एक बैलेंस का, साइकिल में बैलेंस का वो होता है ना, हाँ, बैलेंसिंग व्हील्स होता है। तो पापा ने वो डायरेक्ट बैलेंसिंग व्हील से हटा दिया था। अच्छा। बोला था तू चला एंड ट्राई कर कि नहीं गिरने का। मतलब बैलेंसिंग व्हील में तो 1 मंथ लगता सीखने के लिए, बट इसमें बोला था कि चलाओ एंड गिरेगा तभी सीखेगा, मतलब गिरते गिरते ही सीखेंगे। बिल्कुल। तो पहला दिन तो बहुत गिरे थे, पहला दिन दूसरा दिन बहुत गिरे थे, फिर बट धीरे धीरे ऐसा बैलेंस हुआ कि मतलब बहुत जल्दी बैलेंस सीख गया था एंड बहुत अच्छा बैलेंस सीख गया था। इट्स लाइक गिरना मतलब ना के बराबर था। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद एक बार भी मतलब मुश्किल से गिरते थे क्योंकि बैलेंस इतना अच्छा हो गया था, वही रीजन की वजह से। वरना बैलेंस से अगर करते तो 1 month 2 month लग जाता था, बट विदाउट बैलेंस इट वाज गुड। और उस टाइम पे ना जब बच्चे होते हैं तब परसीव करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि कोच आपके पापा ही थे, तो जिद तो आप करते ही होंगे कि पापा मुझे नहीं करना, ऐसा करते थे? नहीं करना ऐसा नहीं था, करना मतलब बचपन से इंटरेस्ट तो था साइकिलिंग में, बट पापा कैसे थोड़े से स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी। अभी कोच तो स्ट्रिक्ट तो होते ही है। तो बचपन से मैं पापा नहीं बुलाता, तो सर ही बुलाता। मतलब घर में भी, हाँ, घर में भी वह सर करके ही बोलता। तो जब भी वेलोड्रोम जाता था तो बचपन में साइकिलिंग करने का पहले तो भैया लोग को देखता था। तो पापा थोड़े से गुस्से वाले, तो देखता था कि उनको ऐसा चिल्ला रहे हैं तो हाँ हमें भी, बट हमें भी चिल्लाते थे, बट वही उसी का ही रीजन है कि हम लोग अभी इतना आगे तक जा पाए। वही एक लौता रीजन है क्योंकि वही डिसिप्लिन का वजह से, उसी का वजह से अभी हम लोग जहाँ हैं उनके ही वजह से है। तो हाँ, ऑल क्रेडिट गोज टू पापा। सो पापा की वजह से ही जो है वो है। तो जब आपने धीरे धीरे सीखना शुरू किया, आप एंजॉय करते थे साइकिलिंग में, तो साइकिलिंग में सबसे जो पसंदीदा चीज है आपकी, वो क्या है? साइकिलिंग में पहले तो बहुत मजा आता था। पहले पापा बोलते थे कि 2 घंटा चला के आओ। तो आप जब
शुरू शुरू करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो आपको बहुत मजा आता है कि हाँ 2 घंटा चलाने मिल रहा है, मैं तो इधर जाऊं, ऐसा चलाते थे पहले, बहुत मजा आता था। बट जब डेली 3-3 घंटा आपको एक ही जगह चलाने बोलेगा ना, तो आप एक काइंड ऑफ एक उसमें आ जाएंगे कि पापा नहीं हो रहा है 3 घंटा इतना धूप में कैसा, बॉडी एंड ऑल, क्योंकि आपका पहले जब आप इंटरेस्ट में रहते हैं ना, पहले इंटरेस्ट रहता है एंड एक वो रहता है, एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ हम लोग करेंगे, बट धीरे धीरे एक ही जगह करते करते ना एक काइंड ऑफ वो हो जाता था, हाँ, एंड बॉडी भी साथ नहीं देता था, तो हम लोग बोलते थे पापा नहीं होता, क्यों पापा, फिर बोलते थे क्यों, पहले तो बोलता था 4 घंटा करेगा, 5 घंटा, पापा दे दो अभी लो, करने जितना करने करो, बट स्टिल हम लोग धूप में भी करते, धूप में भी मतलब करते थे, बट स्टिल उसी का ही वजह से अभी जो है वो है, मतलब इतना मेडल जो मिला है उनका ही वजह से, क्योंकि वो 3 घंटा करा था, तो अब जाके ये उसका रिजल्ट मिला है। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा आपके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, आपको डिसिप्लिन रखते थे, आप पर्सनली क्या सोचते हैं डिसिप्लिन का क्या रोल होता है, सिर्फ एक साइकिलिस्ट नहीं बल्कि कोई भी स्पोर्टमैन की बात करें, कोई भी और प्रोफेशन की भी बात करें, उसमें क्या रोल होता है? डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइस का बहुत रोल होता है। अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आपको सैक्रिफाइस भी बहुत करना है, जैसा मैं मेरा चाइल्डहुड सैक्रिफाइस करा साइकिलिंग के लिए, क्योंकि होता ना कि आप बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, ये करते हैं, बट मैं तब वेलोड्रोम जाता था, तो मैं मेरे दोस्तों के साथ नहीं खेल के मैं वेलोड्रोम दोस्ती को छोड़ के मैं वेलोड्रोम गया था, तो सैक्रिफाइस बहुत करना है। पापा बचपन में एक स्टोरी बोलते थे, तो वो स्टोरी ऐसा था कि ईगल जनरली 70 ईयर्स जीता, तो स्टार्टिंग के 30 ईयर्स जब वो हंट करता ना, तो हंट करने के बाद उसका जो चोच नहीं है वो गोल हो जाता, एंड उसका नाखून सब वो वेयर आउट हो जाता। हाँ, सो उसको तब एक रहता कि वो या तो फिर भूखा मर जाए, क्योंकि उसका चोच गोल हो चुका, वो शिकार नहीं कर रहा था, हाँ, तो वो या तो फिर मर जाएगा, या तो फिर वो लॉन्ग माउंटेन्स में जाता था, एंड वो अपना चोच को खुद ही तोड़ देता था, एंड नाखून को खुद ही घिस देता, ताकि नया चोच आ सके, नया नाखून आ सके। उसको दर्द तो बहुत होता, बट एट द सेम पॉइंट जब वो हो जाता ना, नया चोच आ जाता, नया नाखून आ जाता, तो और 30 साल जीता, लाइक अ रीबर्थ। हाँ, लाइक अ रीबर्थ। तो वही है कि आपको सैक्रिफाइस में जो दर्द महसूस होएगा ना, वो तो तब एक प्रेजेंट पीरियड के लिए होगा, बट इन फ्यूचर यू विल गेट दैट रिजल्ट, ऑफ करेगा, हाँ, वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो पापा यही बोलते, पापा बहुत एग्जाम्पल देते थे, मतलब ऐसा बहुत बोलते थे, बट हाँ वही सब राइट, इन सब इंस्पिरेशन की वजह से ही तो सारे स्टूडेंट्स इतने आगे तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। तो एक टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कोच का, आपके फादर भी है, तो आपको उस चीज को और ज्यादा आप महसूस कर पाए होंगे। महसूस कर पाते हैं। पापा तो घर में भी कोच का तरह ही रहता कि ये काम ये करो, ऐसा करो। आपने बोला आपने सर भी बुलाया था उनको, बचपन से सर ही बुलाते हैं, अभी भी सर बुलाते हैं? हाँ, अभी भी सर बुलाते हैं, घर में भी रहते से सर खाना दे दो, मतलब पापा खाना बनाते ना, हाँ, सो सर खाना दे दो, ऐसा करे, पापा वो सर ही बुलाते जनरली। बहुत बढ़िया। तो हम थोड़ा सा आपके जो अचीवमेंट्स के बारे में, उनके बारे में भी थोड़ा बात करना चाहेंगे कि किस तरह से आपको पहला जो आपका अपॉर्चुनिटी है किस तरह से मिला, कितने दिन के लिए आपने उसके लिए प्रिपेयर किया, किस तरह से प्रिपेयर किया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, पहला अचीवमेंट मेरे को खेलो इंडिया में मिला था, जो कि खेलो इंडिया शुरू हुआ था तब, सो खेलो इंडिया गुवाहाटी में हो रहा था, एंड साइकिलिंग 2 खेलो इंडिया हो चुका था, उसमें साइकिलिंग उसमें नहीं था। अच्छा। बट तीसरा वाला में साइकिलिंग था, एंड हम लोग का पहला बार था खेलो इंडिया में। ओके। सो हम लोग गुवाहाटी गए थे 2020 में। सो उसमें हम लोग, मेरे को ब्रॉन्ज मिला था, टीम स्प्रिंट में ब्रॉन्ज मिला था। ओके। तो मैं बहुत खुश था ऑब्वियसली। तो मैं जब पापा के पास गया था कि पापा ये देखो, पापा जनरली ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, तो मैं पापा के पास गया था, पापा ये देखो मेरे को ब्रॉन्ज मिला है, तो पापा बोलता ओह ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है ओके। लाइक पापा का रिएक्शन यही रहता, पापा ज्यादा दिखाते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते, बट अंदर ही अंदर पता है, हाँ, खुश होते हैं ऑब्वियसली, बट पापा यही कहते ओके वही गुड एंड। तो वो मतलब वो पहला जो मेडल मिला था वो बहुत लाइक मतलब एक होता ना, हाँ, बहुत अच्छा फीलिंग, क्योंकि अंडमान को जनरली ना स्पोर्ट्स में ना थोड़ा इग्नोर ही करते, क्योंकि मैं अमृतसर में रहता ना, तो वहां में जब मैं बात करता तो जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि अंडमान एक
इंडिया का हिस्सा है। अच्छा। क्योंकि मैं जब बोलता ना कि पूछते ना कि तुम कहाँ से हो, तो मैं बोलता कि मैं अंडमान से हो, तो उन लोग जनरली बोलते अंडमान इंडिया के अंदर आता। अच्छा। हाँ, इंडिया के अंदर, वहाँ अलग अलग उन लोगों को डाउट्स रहता, क्योंकि उन लोगों को जनरली आइडिया नहीं रहता कि अंडमान। सो इनफैक्ट साइकिलिंग में जो अभी इंडिया में जो खेल रहे हैं ना, उसमें से 2 अंडमान के ही है। मतलब 4-5 जन जो इंटरनेशनल खेलने जाते हैं ना साइकिलिंग से, तो वर्ल्ड चैंपियंस है, उन लोग सब अंडमान से ही है जी। ईसा अल्बन है एंड डेविड बेकहम है। ओके, वो इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ, इंटरनेशनल लेवल में चैंपियंस है। उनका बहुत मेडल्स है, इंटरनेशनल लेवल में बहुत मेडल्स हैं, उन लोग अंडमान से। तो आप सोच सकते हैं कि अंडमान साइकिलिंग में कितना बड़ा आगे है, कितना आगे है सचमुच जी। जब जी। हमारे कोई भी आपको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में आपको जाना होता है, उससे पहले किस तरह की ट्रेनिंग होती है? जैसे कि स्टेट लेवल पे अलग ट्रेनिंग होती है, नेशनल लेवल पे अलग ट्रेनिंग, वो कैसा होता है? नेशनल लेवल में तो ऑब्वियसली अलग होता है, बट प्रॉब्लम ये रहता था कि यहाँ का जो ट्रैक है एंड वहाँ का ट्रैक है ना, वो दोनों डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ का बैंकिंग बहुत कम है, लाइक वहाँ में बैंकिंग ज्यादा, वहाँ का ट्रैक एंड यहाँ का ट्रैक बेसिकली बहुत डिफरेंट है। सो जो यहाँ में ट्रेनिंग करता ना, वहाँ जाके उनको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऐसा खड़ा रहता। अच्छा, मतलब वो ट्रैक ऐसा रहता है ना, आपको उसमें साइकिलिंग करना रहता। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा अगर बैलेंस का वो हो गया तो वो गिर जाते हैं। हम लोग मेनली गिरते थे, तो जो भी अंडमान से जाते थे उनके लिए बहुत बड़ा वो होता था। तब भी उनका मेडल्स है बोलने से, क्योंकि उनके अंदर वो क्योंकि हम लोग, हाँ, जज्बा है। हम लोग को वैसे ट्रेनिंग कराया गया, हम लोग को, उन लोग मेलैंडर्स अगर एक लिमिट तक करते थे, इतना करते थे, तो हम लोग इतना करते थे। हम लोग को ज्यादा इसलिए कराता था ताकि वहां जाके वो रिजल्ट मिल सके एंड वो मिलता था। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये, हम लोग डरते थे कि जब ट्रैक में चलना रहेगा ना, सर चिल्लाता था ऊपर से चलाना, एंड हम लोग ऊपर इतना डरते थे। बट धीरे धीरे करके हम लोग अडेप्ट कर लेते थे। इसलिए हम लोग 2-3 दिन पहले जाते थे इवेंट से, 2-3 दिन पहले इसलिए जाते थे ताकि 1-2 दिन उधर अडेप्ट कर पाए, वो जो ट्रैक है उसको अडेप्ट कर पाए। एंड वो होता भी था, लाइक कामयाब होता भी था। तो ऐसे जैसे कि आपने कहा, ऊपर से आपको साइकिलिंग करना पड़ता था, इंजरी के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। इंजरी के बहुत, एंड गिरा भी बहुत ज्यादा हूँ मैं। आप बहुत बार ऐसे इंजर हुए? कोरोना का जस्ट पहले खेलो इंडिया का बाद ही जस्ट मैं मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, ये साइड जी, लेफ्ट साइड का शोल्डर वो पीरियड बहुत ही पेनफुल था, क्योंकि मेरा एज कम था तब, 17 कुछ था। तो डॉक्टर्स बोले कि 17 मतलब एज कम थी बोल के वो अपना भी हील हो जाएगा, वरना अगर एज ज्यादा रहता तो ऑब्वियसली सर्जरी करना पड़ता कि अगर ज्यादा एज होता तो मुझे बहुत दिन तक वो पट्टी वो बांध के रखना पड़ा था, बट स्टिल वो पीरियड में भी मेरे वहाँ पर ट्रेनिंग कराते थे। मतलब हाथ का नहीं, डिसलोकेटेड बोन के साथ ट्रेनिंग करते थे। डिसलोकेट ट्रेनिंग मतलब वो ही वॉकिंग करना, वरना कुछ जो पैरों का इन्वॉल्वमेंट रहता था उनमें कराता था। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम घर में बैठ के रेस्ट करो, ऐसा नहीं करते थे। वो थोड़े से करते थे कि फिजिकली थोड़ा सा चलो, हाँ एक्टिव रहो, कुछ भी करो, बट थोड़ा योगा कर लो, जैसे योगा कराते थे वैसा कुछ भी फिजिकली एक्टिव रहो। ऐसा नहीं है कि घर में बैठे तुम आराम से करो खाना तुम्हें मिले, ये सब करे एंड वो रेस्ट करो, ऐसा नहीं था, कुछ ना कुछ करना रहता था। तो वो पीरियड एंड 2022 में ही मैं 4 बार गिरा था, मतलब साइकिल से ही 4 बार गिरा, क्योंकि साइकिलिंग ऐसा चीज है ना, उसमें जरा सा कुछ इक्विपमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाए, वरना कुछ भी बैलेंस ये हो जाए, आप गिर जाते हैं। एंड वो ट्रैक जो रहता ना, वो बहुत फ्रिक्शन ही रफ रहता। सो उधर का जो वुंड है ना, वो जब गिरता है तो आप नहा नहीं सकते एंड ओपन एयर में नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत जलता है एंड वो बहुत पेनफुल रहता। तो एक ही साल में मैं 4 बार गिरा था। तो वो ईयर मेरे लिए लाइक वन ऑफ द डेडली ईयर है, क्योंकि मैं जब भी याद करता, क्योंकि 4 बार एक चोट मेरा जस्ट हील हो ही रहा था, हील हो रहा था, उसको ऊपर ही और गिर गया एंड मैं बोला था भाई मतलब कितना क्या हो रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है करके। बट स्टिल वो करते, मतलब वो आप लगे रहे, हाँ लगे रहे। बट 2022 में 2 मेडल भी आ गया, इतना इंजरी के बाद भी 2 मेडल आ गया था। बहुत ही बढ़िया, मतलब काबिले तारीफ बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर मैं साइकिल की बात करूं
तो एक साइकिलिस्ट के लिए उनका साइकिल सबसे बड़ा सबसे बड़ा साथी होता है, साथी होता है ना। तो साइकिल जो नॉर्मल साइकिल है और जो साइकिलिस्ट जो प्रोफेशनल साइकिल का जो यूज करते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होती है? उनमें बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि हम लोग जो यूज करते हैं वो कार्बन का होता है, साइकिल जो है कार्बन का होता है, एंड वो मेनली बाहर से इम्पोर्ट होता है, इंटरनेशनल, लाइक फ्रांस नहीं तो कई और से, जर्मनी, वहां से इम्पोर्ट होता है, वो इंडिया में नहीं बनता है। तो उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लैक्स में रहता है साइकिल। सो अगर कोई नॉर्मल आदमी को आप बोलोगे, लाइक अगर कोई पेरेंट आता है एंड पूछता है कि हमारे बच्चों को साइकिलिंग कराना है, तो उन लोग जनरली पूछते हैं आपका साइकिल कितना का है, तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि लैक्स। तो उन लोग पहले ही सुन के वो हो जाते कि डर जाते क्योंकि फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली लैक उतना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि साइकिल अलावा नहीं है, उसका बस शूज है, साइकिलिंग के लिए अलग शूज होता, हेलमेट होता, सो इतना कुछ उस, एंड हेलमेट भी ऐसा नहीं है कि लेस एक्सपेंसिव, इट्स लाइक 30,000 40,000 इतना हेलमेट का ही रहता, हेलमेट शूज का ही रहता, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली टू अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव थिंग्स ऑब्वियसली मुश्किल तो है, बट एट द सेम पॉइंट, बट जब आप इतना इन्वेस्ट भी करते हो ना, तो उसका आउटपुट भी उतना ही आपको अच्छा मिलता है, अगर आप सही से करो तो उतना अच्छा मिलता है आपका आउटपुट। बिल्कुल बिल्कुल। जो डाइट वो करते हैं अपने फिजिकल जो एक्टिव होने के लिए, रखने के लिए, खुद को एक्टिव रखने के लिए, उस चीज के बारे में थोड़ा बताइए। डाइट बहुत मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग 40% है, बट 60% डाइट है, मतलब डाइट बहुत मेन सबसे ज्यादा रोल डाइट का। अगर आपके पास वो एनर्जी नहीं रहेगा तो आप साइकिलिंग कैसे करोगे? तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता डाइट। सो हम लोग का डाइट बहुत वो रहता था, हम लोग का मेनली मेरे पापा बॉइल्ड ही बनाते थे, मतलब सबके घर में बनता ना स्पाइसी, बिना मसाला, बिना कुछ, बचपन से ही हम लोग बॉइल्ड खाते, एंड हम लोग घर हर दिन पनीर बनता, फॉर प्रोटीन पनीर बनता है, या तो फिर चिकन तो बनता, बट पनीर हम लोग मोर पसंद भी करते हैं एंड प्रेफर भी करते पनीर, तो पनीर बनता था। एंड हम लोग का जो ओवरऑल सुबह से लेकर शाम का डाइट होता था ना, वो बहुत रिच, मतलब बॉइल्ड होता था, एंड प्रोटीन वो सब हम लोग पापा मेनली बचपन से ही प्रोटीन सब एकदम अच्छे से बैलेंस करके अच्छे से वो ही देते थे। आपने अभी अभी बताया कि हमारे कुछ बच्चे यहाँ दीपो के बच्चे नेशनल्स में गए, इंटरनेशनल्स में गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने यहाँ पे रहते हुए भी कई सारे हर्डल्स को क्रॉस करते हुए भी उन्होंने क्या ऐसा अपने अंदर मतलब उनकी स्पेशलिटी क्या सोचते हैं आप कि वो इतना कर पाए हैं इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद? जी एक्चुअली अंडमान का जो टैलेंट है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा है बाकी स्टेट से कंपेयर कर जाए, क्योंकि यहाँ में एक एकेडमी बना था 2016 में, आंसा बोल के। सो वहाँ की 5 लड़कियां थी टोटल, तो उसमें से 3 तो इंटरनेशनल खेले। अच्छा। 2 इंटरनेशनल खेले, एक नेशनल में अच्छा खासा मेडल्स एंड 2 इंटरनेशनल, अभी एक एशियन गेम्स जो था उसमें से एक सेलेस्टिना बोल के वो गई थी एशियन गेम्स। सो आप 5 लड़कियों में से 3 जन ने तो नेशनल्स इंटरनेशनल खेले। तो टैलेंट देखा जाए तो अंडमान में बहुत है, बट यही है कि लोग आते नहीं, मतलब लोग प्रेफर नहीं, साइकिलिंग को प्रेफर नहीं करते उतना ज्यादा जितना दूसरा स्पोर्ट्स को करते, जैसा फुटबॉल हो गया, नहीं तो वो हो गया। साइकिलिंग में उतना ज्यादा वो नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है कि साइकिलिंग बोल के, बहुत जन को पता भी नहीं है कि प्रॉपर साइकिलिंग क्या होता है। उन लोग सोचते हैं कि नॉर्मल साइकिल चलाना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो ट्रैक साइकिलिंग रहता है ना, उसमें ब्रेक्स नहीं रहता। अच्छा। तो बहुत जन को पता भी नहीं है कि उसमें ब्रेक्स नहीं रहता करके, एंड ब्रेक्स नहीं रहता, एंड उसमें आप पैडल रोक भी नहीं सकते। जी, उसमें ब्रेक्स नहीं रहता है। हाँ, ब्रेक्स भी नहीं है, पैडल रोक भी नहीं सकते, वो घूमते रहता, तो आपको पैर का ही प्रेशर से आपको रोकना पड़ता, आपको प्रेशर भी उससे पैर से डालना पड़ता है, रोकना भी पैर से ही रहता। तो ये तो काफी रिस्की हो जाएगा। हाँ, वो काफी रिस्की भी हो जाता। सो मेनली पेरेंट्स प्रेफर नहीं करते, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव भी है एंड इतना काइंड ऑफ डेंजरस भी है। सो मेनली पेरेंट्स प्रेफर नहीं करते। एंड जो एकेडमी बना था ना, एकेडमी का जो रिजल्ट था बहुत सही था, मतलब बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा था ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरनेशनल खेले, नेशनल खेले, बट वो एकेडमी सैडली बंद हो गया। तो अभी तो कोई एकेडमी नहीं है साइकिलिंग का। अगर फ्यूचर में हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि
रिजल्ट तो बहुत अच्छा मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी उससे कंपेयर करा जाए तो यहाँ के बच्चों के लिए क्या ऐसी चेंजेस लानी चाहिए यहाँ के एनवायरनमेंट में, जो भी ट्रेनिंग है उसमें क्या और बदलाव लाने चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे आगे जाके और अच्छा करें? पहला तो आपको मतलब साइकिलिंग को थोड़ा सा पॉपुलर करना है। मतलब सबको पता चलना चाहिए कि साइकिलिंग में कितने लाइक इंटरनेशनल खेले हैं, यहाँ के लोग कितने इंटरनेशनल खेले हैं, नेशनल खेले हैं, एंड साइकिलिंग होता क्या, साइकिलिंग कैसा इक्विपमेंट्स है, कैसा ये है, वो सबको पहले तो पॉपुलराइज करना चाहिए, सबको जानना पड़ेगा जी। एंड थोड़ा सा मेंटेनेंस का भी देखना चाहिए ट्रैक का, क्योंकि कोरोना का बाद से ट्रैक का सिचुएशन थोड़ा सा ठीक नहीं है। बाकी उसको अच्छा कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा अगर इन्वेस्ट करे साइकिलिंग में तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो इन सारे अचीवमेंट्स में जो रोल होता है, जो प्लेयर का रोल होता है वो तो होता ही है, साथ ही जो कोच का रोल होता है वो बिल्कुल 50-50 हम बोल सकते हैं, दोनों का ही रोल बराबर होता है। तो कोच के रोल पे आप थोड़ा और ज्यादा प्रकाश डालिए, क्या होता है? मेरे पापा के अंडर में ऑलमोस्ट नेशनल में 170 स्टूडेंट जो मेडल लिए 170 के आसपास है। 50-60 का ऊपर मेडल्स इंटरनेशनल है पापा के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग जो लिए। मेरे पापा 1999 में यहाँ में साई में थे, तब से 2013-14 आई गेस तब तक साई में थे। पापा ने उसमें जो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए हैं ना, बहुत इंटरनेशनल भी गए हैं, नेशनल भी है, एंड जो अभी ईसॉल्बन एंड डेविड बेकम वो भी पापा के ही स्टूडेंट्स हैं। हाँ, एंड डेबोरा हेरोल्ड जो बहुत पॉपुलर है। बाकी मतलब उसमें उन्होंने भी बहुत इंटरनेशनल मेडल्स लिए, एंड भी बहुत सारे एमरसन है और बॉल है, उन लोग सब भी इंटरनेशनल खेले हैं। राइट। तो जब आप टूर्नामेंट्स में जाते हैं तब आप ट्रैक पे साइकिलिंग करते हैं, और जब आप जनरली प्रैक्टिस करते हैं वगैरह तब आप रोड पे साइकिलिंग करके प्रैक्टिस करते हैं। रोड एंड ट्रैक, हाँ, रोड एंड ट्रैक दो अलग अलग वो है। मतलब हम लोग का ट्रैक साइकिलिंग रहता है, रोड साइकिलिंग दोनों अलग डिफरेंट है दोनों। हम लोग दोनों में फोकस करते हैं, बट 2014 में शायद लास्ट रोड में गए थे। हम लोग मेनली ट्रैक में ही फोकस करते हैं। हम लोग रोड में उतना नहीं करते, हम लोग प्रैक्टिस रोड में करते हैं फॉर एंडोरेंस एंड ऑल एंडोरेंस, बट हम लोग मेनली ट्रैक में ही फोकस करते हैं। अभी तो शायद निकोबार में साई का वो रोड का खुला है। अच्छा। हाँ, मैं सुनने में कि साई का अभी निकोबार में खुला है, तो होपफुली वहां से कुछ नए टैलेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं, इन सारे चीज़ों का रोल होता है एक साइकिलिस्ट की लाइफ में। एक और जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है वो होता है उनका मेंटल स्टेबिलिटी, राइट? क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स में हो जाए, वहाँ पे आप जब खेल रहे हैं, कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए। तो उस चीज़ को आप कैसे मेंटेन करते थे? ये बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि 2021 में ही मेरा उसमें मेडल था, हैदराबाद नेशनल में टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल था। तो 2021 में जब नेशनल खत्म हुआ एंड मैं अंडमान में आया, तो अगला दिन ही मेरा प्री बोर्ड से। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज मुझे ये था कि अभी प्री बोर्ड्स, मुझे बोर्ड्स एग्जाम है, इट्स लाइक बोर्ड के रिजल्ट तो लाइफ का बहुत बड़ा माइलस्टोन है। एट द सेम पॉइंट ये भी बहुत बड़ा माइलस्टोन है, तो मुझे दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल था। तो मैं जब नेशनल के लिए गया था तब मैं सोच रहा था कि मैं कैसे करूंगा, क्योंकि जाते सकती मेरे प्री बोर्ड से। तो मेरे नेशनल में मेडल आया हैदराबाद में। देन मैं 2 दिन बाद जाके प्री बोर्ड्स भी लिख दिया, एंड होपफुली मुझे अच्छा गया। हाँ 12 में 85% मिला। मतलब दोनों चीजों का आपने बहुत अच्छे से बैलेंस किया। हाँ, बैलेंस। एंड तब कोरोना भी चल रहा था, तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस भी था, मतलब कोविड का टाइम में रेस्ट्रिक्शंस भी था। एंड हम लोग का जो ट्रेनिंग रहता था वो बहुत वो रहता था, क्योंकि कोरोना का टाइम में हम लोग अच्छा ट्रेनिंग भी नहीं कर पाए थे। बाकी स्टेट में भी उन लोग भी नहीं कर पाए थे, बट हम लोग भी बहुत इधर रेस्ट्रिक्शन था। बट जो प्रोटोकॉल का अकॉर्डिंग जो हम लोग को छूट मिला था ना, कि आप स्पोर्ट्स में इतने कम बंदे ऐसा डिस्टेंस रख के ये करना, हम लोग वो सब फॉलो करके कर रहे थे। हाँ, हम लोग प्रैक्टिस करके देन वो रिजल्ट मिला। बहुत ही बढ़िया। तो आपने अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव किया है, आपके कोच का
यानी आपके फादर का, कोच का, दोनों ही एक ही पर्सन है, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। आप इन सब के चलते आपने लाइफ में आपकी कोई भी एक्सपीरियंस से आप यहाँ के जो प्लेयर्स है, यंग प्लेयर्स है, उनको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? जी, वही मैसेज देना चाहूँगा कि लगे रहो, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है ना, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है स्पोर्ट्स को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन ट्रेनिंग करें एंड आपको रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं है। मैं बचपन से कर रहा हूँ एंड बचपन से करने के बाद मुझे 2020 में जाके रिजल्ट मिला, तो वो कितना लॉन्गर पीरियड था, क्योंकि मैं तो बचपन से कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट बहुत साल से ही मैं थोड़ा करके बड़ा के मतलब इतना करा था, तो मुझे इतना साल के बाद रिजल्ट मिला था। तो ऑब्वियसली इतना साल आपको वेट करना पड़ता, आपको वही सेम पेशेंस रखना पड़ता है। सुबह शाम आपको ट्रेनिंग करना पड़ता, फिर एक डिसिप्लिन होता है कि सुबह इतना, रात को इतना बजे सोना चाहिए, सुबह इतना बजे उठना चाहिए आपको। मेरे को स्कूलिंग भी जाना पड़ता था, तो मैं सुबह उठता था, सुबह उठ के पहले थोड़ा रनिंग करता था, मतलब जॉगिंग करता था, एक्सरसाइज करता था, फिर स्कूल जाता था। 3 बजे मेरा ट्रेनिंग रहता था, फिर 6 बजे वापस आता था, 6 बजे मेरा ट्यूशन रहता था, फिर 8 बजे आता था, फिर ट्यूशन से आने के बाद होमवर्क्स रहते थे स्कूल में, तो मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता था। हाँ, बहुत हेक्टिक रहता था वो टाइम में। एंड मैं बहुत मेंटली भी तब बहुत होते हैं ना, आप छोटे रहते तो आप बहुत इमोशनली एंड उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। तो मैं पापा को बोलता था, क्या पापा पूरा दिन तो मेरा ऐसा ही जाता, मेरे को कोई रेस्ट ही नहीं मिलता, मेरे को रेस्ट दो। तो वैसे अब आपको समझ आता है हाँ, कि कितना अब बड़ा मुझे समझ आता है कि तब सैक्रिफाइस का आपको तब मिला वो है, सैक्रिफाइस का ये रिजल्ट मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ अपनी जीवन की इतनी बड़ी अचीवमेंट्स और इतने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हम दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े और आपने देखा जैसे कि हमारे द्वीपों के युवक कितना ज़्यादा अपने आप को किस लेवल तक उन्होंने पहुंचाया है अपने मेहनत के बल पे। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप भी हमारे द्वीपों के युवा जनरेशन को साथ दें और इसी तरह आप उन्हें हौसला देते रहें ताकि वो अपने जीवन पे नए मुकाम हासिल करें। धन्यवाद।